हरियाणा में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। राजनीति के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अहिरवाल बेल्ट से लेकर के अंबाला और कुरुक्षेत्र तक प्रचार कर रहे हैं और लोगों से लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं। गृह मंत्री शाह ने अपनी चुनावी जनसभाओं के जरिए अग्निवीर योजना से लेकर के किसानों के हितों तक की बात की और विरोधियों पर जमकर बरसे। शाह ने कहा कि सेना में भर्ती होने वाले हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी देंगे। कांग्रेस वाले सेना का सम्मान नहीं करते हैं। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। ये एक भ्रांति फैला रहे हैं कि अग्निवीर से जो बच्चे वापिस आएंगे वो बच्चों को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। हरियाणा वालों, मैं आज आपके बीच में वादा कर कर जाता हूं, हरियाणा का एक भी अग्निवीर पेंशन वाली नौकरी के बगैर नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा। भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर जितने भी अग्निवीर आएंगे वो सभी को पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी देने का नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है। गृह मंत्री अमित शाह ने एमएसपी और आरक्षण और अनुच्छेद 370 को लेकर के कांग्रेस को निशाने पर लिया। शाह ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस शासित राज्यों में एमएसपी को लागू करके दिखाएं। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी राहुल बाबा को अभी किसी एनजीओ ने पकड़ा दिया है कि एमएसपी बोलने से वोट मिल जाएंगे। राहुल बाबा, एमएसपी का फुल फॉर्म मालूम है क्या आपको? एमएसपी किसको कहते हैं मालूम है क्या? खरीफ का क्रॉप कौन सा है, रबी का कौन सा है, कुछ मालूम है क्या? भाइयों बहनों, मैं आज यहां से इस मंच से सवाल पूछना चाहता हूं। पूरे देश भर में कांग्रेस की सरकारें जो चल रही है वो एमएसपी के नाम पर किसानों के सामने झूठ बोलने का बंद करिए। ये हम पर आरोप लगाते थे कि हम आरक्षण समाप्त करने वाले हैं और वहां जाकर अमेरिका में अंग्रेजी में बोलकर आए कि हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। राहुल बाबा, कैसे करोगे? सरकार हमारी है और मैं कह देता हूं जब तक संसद में एक भी भाजपा का सांसद है, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण आप समाप्त नहीं कर सकते। जब तक एक भी सांसद है, हमारे दलित भाइयों का आरक्षण आप समाप्त नहीं कर सकते। ये राहुल बाबा अभी वहां जाकर कहकर आए हैं कि हम धारा 370 वापिस लाएंगे। राहुल बाबा, राव तुलाराम की भूमि से कहकर जाता हूं, आप तो क्या, आपकी तीसरी पीढ़ी भी 370 वापिस नहीं ला सकती। ये कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की लालच में तुष्टीकरण पर करने में लगी है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव होने हैं। कृषि और अग्निवीर का मुद्दा हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा है। गृह मंत्री अमित शाह अपने किसान कल्याण की योजनाओं के जरिए लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं और विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। सबसे पहले आप हरियाणा के अहम मुद्दे को समझिए। किसान का मुद्दा, लगातार आंदोलन किया जा रहा है किसान की तरफ से। एमएसपी की डिमांड होती है, फ्री बिजली की मांग होती है, केस वापसी की मांग किसान करते हैं। दूसरा मुद्दा है जवान का मुद्दा। अग्निवीर का मुद्दा जिस तरीके से उठा, उसके बाद काफी नुकसान बीजेपी को झेलना भी पड़ा चुनाव में। युवाओं में नाराजगी है अग्निवीर योजना को लेकर। पक्की भर्ती की मांग युवा कर रहे हैं, भेदभाव के आरोप लगा रहे हैं। पहलवानों के मुद्दे अलग हैं हरियाणा में। महिला पहलवान नाराज बताई जा रही है। विनेश फोगाट का मुद्दा है, जाट और खाप भी नाराज है। पहलवानों की अनदेखी। नौजवानों का मुद्दा, बढ़ती बेरोजगारी से ये नाराज है। नौकरियों के लिए पलायन, सरकारी भर्तियों की मांग, जॉब सिक्योरिटी की मांग। गृह मंत्री शाह ने आज सबसे पहले चुनावी जनसभा अहिरवाल बेल्ट में की। अहिरवाल बेल्ट यादव बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है और ये क्षेत्र बीजेपी का सबसे मजबूत किला है, जहां बीजेपी ने 2014 और 19 में शानदार प्रदर्शन किया। अहिरवाल बेल्ट में 3 जिले आते हैं, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम जिले। इस क्षेत्र में 11 विधानसभा सीटें हैं। इस क्षेत्र में बीजेपी का दबदबा रहा है।
2014 में बीजेपी ने सभी 11 सीटें यहां जीती। 2019 में बीजेपी को 8 सीटें मिली। 2019 में कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। राव इंद्रजीत इस क्षेत्र के सबसे बड़े नेता हैं। राव इंद्रजीत चौथी बार सांसद हैं। राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव चुनाव लड़ रही हैं। अटेली से पॉलिटिकल डेब्यू कर रही हैं आरती। राव इंद्रजीत के भाई यदुवेंद्र कोसली से मैदान में हैं। तो ये पूरा एक समीकरण हरियाणा में बनता हुआ नजर आ रहा है। अब हरियाणा की जातियां कौन कौन सी है और कितने फीसद है ये भी आपको समझाते हैं। ओबीसी 30%, जाट 22.2%, एससी 21%, ब्राह्मण 8%, पंजाबी 8%, वैश्य 5%, राजपूत 3.5%, मुस्लिम 3.5%। मेरे सहयोगी डॉक्टर थानेश्वर शर्मा इस समय हमारे साथ ग्राउंड जीरो से कनेक्टेड हैं। थानेश्वर, अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन अहिरवाल बेल्ट जो कि बीजेपी का प्रमुख माना जाता है, लेकिन ये सिर्फ अकेला बेल्ट नहीं है। पूरे हरियाणा को जीतने के लिए सबके मन को जीतना बहुत जरूरी है। बीजेपी का क्या एंगल आपको नजर आ रहा है? क्योंकि हमने 2-3 अलग अलग मुद्दे गिनवाए जिसमें किसान, जवान, महिला पहलवान, ये सब अलग अलग मुद्दे हैं। अब ऐसे में बीजेपी कहां तक अपने आप को मजबूत पा रही है? देखिए, अहिरवाल क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र से कि सेना में जवान बहुत ज्यादा जाते हैं। यादव समुदाय यादव बहुल्य क्षेत्र है और इस क्षेत्र के तकरीबन हर घर से एक ना एक व्यक्ति सेना के अंदर है। इसीलिए अमित शाह ने जब अपना भाषण की शुरुआत की तो सबसे पहले कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने इसी जगह से, रेवाड़ी से ही अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी और 1 रैंक 1 पेंशन का ऐलान किया था कि सत्ता में आए तो देंगे। आते ही हमने दे दी। उन्होंने फिर कहा कि जवानों का अपमान कांग्रेस करती है क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन के लिए जवानों को बहुत लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा, लेकिन कांग्रेस ने नहीं दिया। इसके बाद वो दूसरे मुद्दे पर आए, एससी और ओबीसी के मुद्दे पर। उन्होंने कहा कि एससी और ओबीसी का कांग्रेस सदा अपमान करती रहती है और चूंकि कांग्रेस के शासनकाल में नॉट सुटेबल इन जॉब, जो उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया, नॉट सुटेबल इन जॉब कहकर एससी और बीसी वर्ग के जो आते थे उनको दूर कर दिया जाता था, उनको जॉब में नहीं लाया जाता था। लेकिन जैसे ही बीजेपी आई तो बीजेपी ने बिना खर्ची पर्ची के लोगों को ज्वाइन करवाया और एससी बीसी को पूरा सम्मान दिया। लेकिन कांग्रेस आज भी एससी बीसी को वो सम्मान नहीं दे रही है, जिसका पुख्ता प्रमाण है कि अशोक तंवर को जिस तरीके से बीजेपी ने कांग्रेस ने प्रताड़ित किया और कांग्रेस छोड़ के वो बीजेपी शामिल हो गई। अब शैलजा को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है वो किसी से बात छिपी नहीं है। बार बार वो शैलजा का जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनको दलित होने के कारण शैलजा को प्रताड़ित किया जा रहा है। यही वजह है कि शैलजा चुनाव प्रचार में नहीं आ रही थी। अब चुनाव प्रचार में आई है, लेकिन वो अपने जो उनकी गुट के लोग हैं उन्हीं को प्रचार कर रही है। तो दैट मीन्स कि हरियाणा में जो भी आपने दलित का जो अपना कास्ट परसेंटेज का बारे में बताया था उसमें देखिए बीसी और ओबीसी जो कैटेगरी के हैं वो काफी ज्यादा वोट है। क्योंकि बीजेपी की जो कैटेगरी है जाट वर्सेस नॉन जाट की थी, तो ओबीसी वोट को अपनी तरफ लाने के लिए तो अमित शाह ने आज ये पैतरा फेंका। और दूसरी तरफ जो किसानों की बात की, किसानों को हरियाणा में माना जाता है कि खेती अधिकतर किसान जाटों के पास है, किसान तकरीबन जाट ही है। हालांकि सभी समुदाय के लोग खेती करते हैं, लेकिन जाट बहुमूल्य खेती मानी जाती है। तो उन्होंने जिस तरीके से कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा है कि एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन आज तक कांग्रेस ने एमएसपी कहीं दिया ही नहीं है। बीजेपी ने किसानों को सम्मान दिया, उनको किसान निधि बनाया, कोष बनाया, उनको मुआवजा दिया। कांग्रेस के शासन में तो 2-2 रुपए के चेक आते थे, लेकिन बीजेपी के शासनकाल में लाखों रुपए के चेक हैं, जिसका जितना मुआवजा बनता था बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से उतना मुआवजा दिया गया। अब यहां से देखिए कि अमित शाह ने अपने भाषण में ओबीसी और बीसी को भी साधने का प्रयास किया, किसानों को भी साधने का प्रयास किया और साथ ही साथ जवानों को भी साधने का प्रयास किया। वो एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं ताकि बीजेपी की जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी उस एंटी इनकम्बेंसी को दूर किया जाए और लोगों को अपने तरफ मोड़ा जाए। और सबसे बड़ी बात, पहली बार अमित शाह ने रेवाड़ी की जनसभा में कहा कि आप जो पार्टी से बागी होकर आए हैं उनको वोट मत दीजिएगा, क्योंकि जो अहिरवाल क्षेत्र है उसमें कई, खासतौर पर रेवाड़ी क्षेत्र में कई जो बीजेपी के नेता थे वो बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता है उसी को ही वोट दीजिएगा। आप यहीं से अनुमान लगा सकते हैं कि अमित शाह पूर्णतः मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आए थे कि मुझे किस किस तरीके से किस किस को टारगेट करना है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने अभी जो बागियों के नेता आए थे उनमें से जो चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से किसी को आज तक पार्टी से निकाला नहीं है, जबकि पार्टी एक्ट का एक रूल होता है कि जो भी बगावत करके पार्टी से निर्दलीय चुनाव लड़ता है उसे 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाता है। कांग्रेस ने भी 3 नेताओं को पहले निकाला था, बाकी 13 नेताओं को आज निष्कासित किया, लेकिन बीजेपी ने अभी तक निष्कासित नहीं किया। अब देखना यह है कि बीजेपी ने जिस तरीके से आज जवानों को, किसानों को, महिलाओं को, दलितों को साधने का प्रयास किया है, इसका कितना असर पड़ पाता है। क्योंकि इसके साथ ही रेवाड़ी के बाद उन्होंने लाडवा में रैली की, फिर अंबाला
जिला में कर रहे हैं। लाडवा सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि लाडवा से प्रदेश के मौजूदा कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इस रैली में 2 केंद्रीय मंत्री पहले भी प्रचार कर चुके हैं, मनोहर लाल शामिल है और भी नेता शामिल है। पूरा जोर लगा रखा है उन्होंने लाडवा सीट को हॉट सीट बनाकर, ताकि प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटों से लाडवा सीट पर विजय की जाए। उसी का नतीजा है कि आज अमित शाह वहां प्रचार करने के लिए आए। जिस तरीके से बीजेपी का पहले हरियाणा में एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कि इलेक्शन उठ नहीं रहा था, अब बीजेपी का कह रहा है कि इलेक्शन उठ रहा है, क्योंकि उसका फायदा उसको इसलिए फायदा हो रहा है क्योंकि कांग्रेस की जो फूट है, आप देख लीजिए रणदीप सुरजेवाला कैथल सीट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उधर वीरेंद्र सिंह डोमर खां को देख लीजिए उचाना सीट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कुमारी शैलजा जो है वो अभी प्रचार करने के लिए आई जरूर है, लेकिन वो केवल अपने जो उनके गुट है, सिरसा संसदीय क्षेत्र हो गया, अंबाला संसदीय क्षेत्र हो गया, उसी में ही चल रही है जी। लेकिन थानेश्वर, मुझे एक बात बताइए, आपने किसानों का मुद्दा बड़े बखूबी आपने बताया। आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार में क्या होता था, 2 रुपए 2.5 रुपए आते थे चेक के जरिए, और बीजेपी सरकार ने सब कुछ किया है बकौल जो आपने अभी अभी कहा। लेकिन क्या यही बातें किसानों के बीच पहुंच पा रही है? क्योंकि यही तो पूरा मुद्दा है, यही पे तो लड़ाई लड़ी जा रही है। देखिए, किसानों के बीच पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही, तभी तो अभी इन्होंने पन्ना प्रमुख मीटिंगें करके एक एक व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री ने जो कल संवाद किया है सारे कार्यकर्ताओं, ग्राउंड स्तर के कार्यकर्ताओं से, एक एक कार्यकर्ता की 10-10 वोटर्स तक जाकर उनको जो डबल इंजन की सरकार ने, प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं, जो किसानों की, महिलाओं की, युवाओं की, जिन जिन के जवानों के लिए, जिन जिन के लिए जो नीतियां बनाई हैं, उन सबका एक 10 पॉइंट बनाए गए। उन पॉइंट्स का जाके हर एक कार्यकर्ता 10-10 वोटर को उनसे अवगत कराएगा। बीजेपी के आला नेताओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव में भी हमने जो विकास कार्य करवा रखे थे वो हम आम जनता तक पहुंचाने में नाकामयाब रहे थे। और दूसरी तरफ उस खास तौर पे एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि संविधान की बुक लेकर, संविधान नहीं बोलते वो लोग, बोलते हैं संविधान की बुक लेकर, जिस तरीके से इन्होंने कहा था कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, बीजेपी आई तो सत्ता में आरक्षण खत्म हो जाएगा, हम ये वहां तक जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो संविधान में लिखा है उसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। आरक्षण संविधान में लिखा है कि आरक्षण खत्म किया ही नहीं जा सकता, कोई पार्टी आ जाए आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता। आज अमित शाह ने खास तौर पर कहा कि जिस तरीके से यूरोप अमेरिका में जाकर राहुल गांधी ने अंग्रेजी में जो भाषण दिया उसमें आरक्षण पे जो कुछ बोले उन पर काफी डिटेल में अमित शाह ने आज रेवाड़ी के अंदर बोला कि वो खुद कहते हैं कि समय आने पर आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि क्रीमी लेयर में जो एक परिवार काफी जॉब में आ जाता है सरकारी, तो उसको आरक्षण की जरूरत नहीं होती। उन्होंने क्लियर कट शब्दों में लोगों से कहा कि देखिए, हम बीजेपी तो आरक्षण के पक्ष में है, जिसको जो मिला है आरक्षण उसको वही मिलेगा। जब तक एक भी बीजेपी का सांसद सत्ता में रहेगा, संसद के अंदर रहेगा, आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। जबकि कांग्रेस जो है वो आरक्षण खत्म करना चाहती है। तो ये बात है, इन कई मुद्दों को लेके आज चारों तरफ से घेरने का अमित शाह ने प्रयास किया। अच्छा थानेश्वर, हमने ये देखा कि जब लोकसभा चुनाव हुए तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पर विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी को घेरा और कहीं ना कहीं सीटों के माध्यम से नुकसान भी बीजेपी को हुआ। अब हरियाणा में कौन से वो फैक्टर्स है जिसको लेकर कि विपक्षी पार्टियां बीजेपी को घेर रही है, और क्या एंटी इनकम्बेंसी भी एक उसमें से फैक्टर है जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी है 10 साल की सरकार कहीं भी होती है, किसी भी पार्टी की सरकार हो, एंटी इनकम्बेंसी रहती है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद 156 दिन के अंदर जो घोषणाएं की हैं, एक के बाद एक घोषणाएं करके उसको ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट किया है, उनके थ्रू उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी को कम करने का प्रयास किया है। जो मुद्दे थे, अब उन्होंने उन मुद्दों को, हालांकि चुनाव घोषणा पत्र में जो बीजेपी ने मुद्दे किए थे, लास्ट मोमेंट पे आकर उनमें से काफी मुद्दों को उन्होंने इंप्लीमेंट करके मुद्दे खत्म करने का प्रयास किया है। लेकिन विकास के मुद्दे हैं, प्रत्येक जिले के अंदर, प्रत्येक जिले के अलग अलग मुद्दे हैं। जैसे अगर मेवात में चले जाए तो वहां पानी की समस्या है, रेवाड़ी साइड चले जाए वहां पानी की समस्या है, और इधर आ जाए, फतेहाबाद सिरसा तरफ आ जाए तो इधर पानी की बाढ़ आती है, उसकी समस्या, क्योंकि गगर नदी बड़ा प्रकोप दिखाती है अपना, और कई गांव बर्बाद करके चली जाती है। खासतौर से जाखल मंडी पूरी बर्बाद हो जाती है। ऐसे अलग अलग मुद्दे हैं जिन पे जो लोकल मुद्दे बन रहे हैं, लेकिन इतना वो असर नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली इस समय आपस में फाइट चल रही है। एक तो हरियाणा का चुनाव सीधा जातीय उस पर ज्यादा उठता है, जात पात पे ज्यादा चलता है, और दूसरी तरफ इस समय मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, हालांकि इनेलो बीएसपी गठबंधन इसको त्रिकोणीय मुकाबला करने का कई सीटों पर प्रयास कर रही है, लेकिन मुख्य मुकाबला इस समय कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रहा है जी। थानेश्वर, देखिए अब अलग अलग मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दे पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं ये मानकर चल रही है कि इस बार फील्ड में या फिर बैटल फील्ड कह लीजिए, वहां पर कांग्रेस की मजबूती ज्यादा है, क्योंकि लोकसभा में जिस तरीके के नतीजे सामने आए, 99 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। कांग्रेस पुख्ता तौर पर यह जानती है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं, और खासतौर पर हरियाणा की जब बात हो रही है तो किसान का मुद्दा हो गया और पहलवानों का मुद्दा हो गया।
तो बीजेपी तो अपने आप को ग्राउंड लेवल पर मजबूत कर रही है, लेकिन कांग्रेस आश्वस्त है और शायद यही वजह है कि उनकी तरफ से जो कदम है वो सुरजेवाला को लेकर के हो या कुमारी शैलजा को लेकर, वो बिल्कुल करेक्टली उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, इसको लेकर कांग्रेस को पूरा कॉन्फिडेंस है। जिस तरीके से लोकसभा के अंदर उसे बहुमत मिला 5 सीटों पर, पहले 2019 के चुनाव में 10 की 10 सीटों पर बीजेपी को विजय मिली थी, लेकिन यहां 5 सीटों पर कांग्रेस को विजय मिली। इससे कांग्रेस को काफी बूस्टअप मिला था। लोकसभा चुनाव में जो टिकटें बांटी गई थी, उन सारी की सारी टिकटें कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार ही बटी थी। अब भी जो विधानसभा चुनाव है, तो आलाकमान को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्लियर शब्दों में कह रखा है कि मैं अकेला काफी हूं, मैंने अपने हिसाब से टिकटें दे रखी है, मुझे उम्मीद ही पूरा विश्वास है कि मैं सत्ता में कांग्रेस को हरियाणा में सत्ता में लेके आऊंगा। उसी का नतीजा है कि आम आदमी पार्टी से जब गठबंधन की बात आई थी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्लियर शब्दों में मना कर दिया था कि हमारे पास सत्ता आई पड़ी है, हमने सर्वे करवाया, इंटरनल सर्वे, आउटर सर्वे, सारे सर्वे करवाए कि 56 सीटों पर हमें विजय मिल रही है। तो इसलिए उन्होंने सीधा सीधा शब्दों में कहा, तभी पार्टी आलाकमान रणदीप सुरजेवाला हो गया, वीरेंद्र सिंह डुम्मर का हो गया, कुमारी शैलजा, इनको इतनी तवज्जो नहीं मिल रही है। जिस तरीके से अब पूरा का पूरा अगर विधानसभा चुनाव उठाकर देख लेगी, तो स्टार प्रचारकों की श्रेणी में सबसे टॉप पे भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, केवल यही दो चल रहे हैं। अब कुमारी शैलजा जो कुछ सीटों पर अपने ही एरिया में कुमारी शैलजा कुछ प्रचार करने में जुटी हुई है, बाकी कोई भी स्टार प्रचारक नहीं है प्रदेश का। हालांकि बड़े नेता है रणदीप सुरजेवाला, नरवाड़ा क्षेत्र में उनका काफी नाम है, कैथल क्षेत्र में नाम है, और भी काफी बड़ा नाम है, लेकिन वो भी प्रचार में कैथल से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वीरेंद्र सिंह डूमर का जो सीएम के पद का भी सीएम का पद का दावेदारी भी करते रहे और काफी केंद्रीय मंत्री भी रहे, वो भी उचाना से बाहर नहीं आ रहे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जिस तरीके से एक दिन में 5-5, 4-4 रैलियां, 4-4, 5-5 रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, उससे उन्होंने आलाकमान को सीधा कह रखा है कि इस समय जो एंटी इनकम्बेंसी सरकार के प्रति चल रही है, उसके हमें साफ जाहिर है कि हम सत्ता पाकर रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार दोनों ही पार्टियों से बगावत करके जो नेता निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं चंडीगढ़ का रास्ता, जो विधानसभा का रास्ता है, उन निर्दलियों के दरवाजे से होकर निकलने वाला है। कि जहां तक अभी जो, क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो पे आपके सामने ताऊ बोल के शो के अंदर हम ग्राउंड जीरो पे गए हैं, हर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमने दौरा किया है। कई विधानसभाएं हमें ऐसी मिली है जहां पर कि निर्दलीय काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। ऐसे में साफ जाहिर है कि 10 के करीब निर्दलियों को भी सत्ता में विजय मिलने की संभावना है। तो यही कारण है कि पार्टियां निर्दलियों पर भी कमांड कसे हुए, ताकि अगर कहीं से निर्दलीय जीत के आते हैं सत्ता प्राप्ति के, उनका भी सहयोग लिया जा सकता है। जहां तक रही बीजेपी की सवाल, तो बीजेपी भी उसी योजना रिपोर्ट बी के हिसाब से काम कर रही है, तो उनका भी प्लान भी रेडी है। बात यह है कि सरकार बनानी है, फिर उसके लिए साम दाम दंड भेद क्यों ना देना पड़े।